फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 196.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 196.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 196.1। ये फिर से वेतन का दिन था। दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी पाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन जब उन्होंने प्राप्त राशि देखी तो वे हैरान रह गए। बॉस, पैसे कम क्यों हैं? क्या पहले 200 वेन महीने नहीं थे? अब 100 वेन ही क्यों हैं? हाँ, इसे आधे में काट दिया गया है। बॉस, क्या आपने हमारे पैसे हड़प लिए? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने निगल लिया है तो अब थूक दो। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा और अपना नियंत्रण खो दूंगा। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। उत्तेजित कर्मचारियों के सामने बॉस सिर्फ एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं और मेरी बात सुनें। मैंने आपका पैसा नहीं गबन किया है। मेरी हिम्मत नहीं होगी। उच्च अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही भेजा है। तो फिर हमारा पैसा कहाँ गया? सभी ने बहुत परेशान होकर पूछा। ये सब मकान खरीदने में चला गया, बॉस ने कहा। घर खरीदना? हर कोई हैरान था। महामहिम दयालु हैं और आपके संघर्षों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने आपको आधा खरीदा हुआ और आधा उपहार में दिया हुआ सीमेंट का घर देने का प्रस्ताव दिया है। आज से आपके वेतन का एक हिस्सा जारी किया जाएगा और दूसरा हिस्सा बंधक की ओर जाएगा। एक बार जब आप इसे चुका देंगे तो घर पूरी तरह से आपका हो जाएगा। आप महामहिम को उनके विचार के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देते? मेरे पैर को धन्यवाद, किसी ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने कभी यहाँ घर खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे घर देने का क्या फ़ायदा? क्या मैं वहाँ खा पी सकता हूँ? ये सही है। अब मुझे बस पैसा चाहिए, घर नहीं। वह घर कितना महंगा है। एक घर की कीमत 30 या 40 टैल चांदी होती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करूं और इतना नहीं कमा पाऊंगा। जब तक घर मेरा होगा तब तक मैं काम करने के लिए बहुत बुरा हो जाऊंगा। क्या उस पैसे से ग्रेज़िया में घर खरीदना बेहतर नहीं होगा? यहाँ क्यों फंसना? मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे मेरे पैसे वापस दो। सभी मजदूर उत्तेजित हो गए। इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सामूहिक रूप से राजधानी की ओर मार्च किया। शाही महल के अंदर एक अधिकारी घबराहट में दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक गंभीर समस्या है। क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों? महान लुओ सम्राट ने पूछा। महामहिम को सूचित करें, 10 लाख से अधिक नागरिक अभी राजधानी शहर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपना वेतन चाहिए, घर नहीं। वे घर वापस चाहते हैं और अपना वेतन वापस चाहते हैं। स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर है। क्या ये वास्तव में मामला है? महान लुओ सम्राट ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। महाराज, आपके विनम्र सेवक ने आपको धोखा देने का साहस कैसे किया? अपमानजनक। महान लुओ सम्राट ने गुस्से में मेज पटक दी और खड़े हो गए। ये उपद्रवी। न केवल वे दुर्भावनापूर्ण तरीके से घर खरीदने से इनकार करते हैं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से वेतन भी मांगते हैं। मैंने उन्हें रहने के लिए घर दिए, जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। अब वे दयालुता का बदला शिकायतों से चुका रहे हैं। यह अपमानजनक है। इसके बाद महान लुओ सम्राट शहर की दीवारों तक चले गए। शाही शहर के नीचे घनी भीड़ इकट्ठी थी, जो हाथ उठाकर जोर जोर से नारे लगा रही थी। हमारी मजदूरी लौटा दो, हमें घर नहीं चाहिए। हमारी मजदूरी लौटा दो, हमें घर नहीं चाहिए। ये दृश्य देखकर महान लुओ सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। सम्राट बनने के बाद ये पहली बार था जब उसे शहर के द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आम लोगों का सामना करना पड़ा था। यदि इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो उसे मूर्ख सम्राट करार दिया जाएगा। तभी सोंग यूफेई शान से आया और स्थिति को देखकर चिंता से पूछा, महाराज, ये है। महान लुओ सम्राट ने जल्दी से समझाया, पर यूफेई, चिंता मत करो। यह नीति के कार्यान्वयन में बस एक छोटी सी अड़चन है। मैं इसे जल्द ही हल कर दूंगा। सोंग यूफेई ने थोड़ा सिर हिलाया और महान लुओ सम्राट के प्रदर्शन को देखने के लिए पीछे हट गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तब महान लुओ सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, महान लुओ के नागरिकों, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। सभी लोग आवाज का पीछा करते हुए शहर के टॉवर की ओर देखने लगे, जहां उन्हें शाही वस्त्र पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। ये जानते हुए कि यह व्यक्ति सम्राट था, वे थोड़ा शांत हो गए, ये देखने के लिए कि वह कैसे समझाएगा। महान लुओ सम्राट ने गंभीरता से कहा, मैंने आपके वेतन को घरों से जोड़ा है ताकि आप यहाँ बस सकें और महान लुओ के सच्चे नागरिक बन सकें। मैं चाहता हूँ कि आप गरीबी से पूरी तरह से मुक्त हो सकें और अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। अब खुद को देखो, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है और मजदूरी भी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक घर की कमी है। घर के बिना तुम शादी कैसे कर सकते हो, बच्चे कैसे पैदा कर सकते हो और घर कैसे बसा सकते हो? जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है, इसीलिए मैंने यह नीति लागू की है। मैं तुम्हारे हित में सोचता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं सकते?
ये कहना होगा कि महान लुओ सम्राट के बोलने का तरीका बहुत ही प्रेरक था और कई लोग शांत होने लगे। महान लुओ सम्राट मन ही मन प्रसन्न थे, उन्हें लगा कि अब वे सफल होने वाले हैं। तभी एक बूढ़ा भिखारी जोर से चिल्लाया, हम निश्चित रूप से आपके महामहिम के अच्छे इरादों के बारे में जानते हैं, लेकिन घरों की कीमतें बहुत अधिक हैं। उन घरों की कीमत 30 या 40 टैल चांदी है, इसलिए हम अपना पूरा जीवन काम करके भी एक घर के लिए पर्याप्त नहीं कमा सकते हैं। और वेतन के बारे में क्या आप कम कटौती कर सकते हैं? मैं महीने में केवल 200 वेन कमाता हूं और आप उसका आधा हिस्सा काट लेते हैं, जिससे मेरे पास केवल 100 वेन बचते हैं। मैं उससे क्या कर सकता हूं? ये ठीक से जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही जो नागरिक अभी शांत हुए थे, वे एक बार फिर उत्तेजित हो गए। बिल्कुल, एक घर की कीमत 30 या 40 टैल चांदी है। हम इतना खर्च कैसे उठा सकते हैं? अगर हम वाकई यहाँ घर खरीदते हैं तो हम अपनी बाकी की जिंदगी में हर महीने इसका भुगतान करते रहेंगे। तो क्या हम घर के गुलाम नहीं बन जाएंगे? हम स्वतंत्र लोग हैं, हम घर के गुलाम कैसे बन सकते हैं? और हमारा वेतन पहले से ही कम है, अगर आप उसका आधा भी ले लेंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे? आप स्पष्टतः हमारे साथ मवेशियों और घोड़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें घर नहीं चाहिए, हमें तो बस अपना वेतन चाहिए। हमें घर नहीं चाहिए, हमें तो बस अपना वेतन चाहिए। भीड़ ने एक बार फिर पहले से भी अधिक जोश से विरोध प्रदर्शन किया। इस समय महान लुओ सम्राट ने सचमुच चाहा कि वह उस बूढ़े भिखारी को मृत्युदंड दिलवा दे। सभी लोग शांत हो जाएं, जल्दबाजी न करें, सब कुछ शांतिपूर्वक हल हो सकता है। महान लुओ सम्राट ने बार बार इशारा किया, यदि आप नीति से असंतुष्ट हैं तो हम अभी भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से ऐसी नीति लेकर आएंगे जो दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूढ़ा भिखारी जोर से चिल्लाया, हमें मकान नहीं चाहिए, बस हमें पहले की तरह हमारे काम के पैसे दे दो, बस। ये सही है। भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाकर इसका पूरा समर्थन किया। महान लुओ सम्राट के मुंह में मरोड़ आया, ये स्वीकार्य नहीं है, आपको घर ले जाना होगा। ये वही बूढ़ा भिखारी था जो जोर से चिल्लाया, ठीक है, मकान ले लो, लेकिन आपको कीमत कम करनी होगी। हम प्रति मकान 20 चांदी के टैल स्वीकार कर सकते हैं। ये सही है। भीड़ ने फिर चिल्लाया। महान लुओ सम्राट को तो और भी बुरा लगा। प्रति घर 20 चांदी के टैल। वे स्पष्टतः बिना कुछ दिए कुछ चाहते थे। यहाँ तक कि ग्रेटजिया में भी एक घर की कीमत कम से कम 25 चांदी के टैल होगी। वह जितने सस्ते मकान बेचेगा उसे उतना ही अधिक घाटा होगा। महान लुओ सम्राट ने अपना सिर हिलाया, यह संभव नहीं है। एक घर के लिए सबसे कम कीमत 35 चांदी के टैल हैं, लेकिन हम मासिक पुनर्भुगतान राशि पर बातचीत कर सकते हैं। तो फिर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। बूढ़ा भिखारी फिर से निराश होकर चिल्लाया, चलो बस चले जाओ। हम यहाँ अपना गुजारा नहीं कर सकते। हम ग्रेटजिया चले जाएं, जहाँ घर सस्ते हैं, मजदूरी ज्यादा है और काम के बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, हम यहाँ जीविका नहीं चला सकते, इसलिए निश्चित रूप से हमें यहाँ से जाना होगा। पेड़ कहीं भी स्थानांतरित होने पर मर जाते हैं, लेकिन लोग कहीं भी जा सकते हैं और फल फूल सकते हैं। चलो अब ग्रेटजिया पर चलें, केवल वहीं हमें अपना स्वर्ग मिलेगा। चलो साथ साथ चलें, हम यहाँ जीविका नहीं चला सकते। लाखों लोग तुरंत मुड़े और ग्रेटजिया की ओर चल पड़े। लोगों को जाते देख महान लुओ सम्राट क्रोध से कांप उठा, कितना अपमानजनक, इतना अपमानजनक। मेरा इतना सारा पैसा लेने के बाद वे बस महान लुओ को छोड़ना चाहते हैं। इच्छाधारी सोच। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 129/254। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 196.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 196.2। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 196.2। जब लाखों लोग एक साथ ग्रेट लुओ की सीमा पर पहुंचे तो स्थानीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। ये सड़क बंद है, वापस जाओ। सभी लोग दंग रह गए, हम क्यों नहीं जा सकते? सैनिकों ने अधीरता से कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं है, यह एक शाही आदेश है। आज के बाद कोई भी सम्राट के आदेश के बिना ग्रेट लू को नहीं छोड़ सकता। लोग उत्तेजित हो गए, क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? हम अब जाना चाहते हैं। हम ग्रेट लुओ को छोड़कर ग्रेटजिया की ओर जाना चाहते हैं। अब हमारे लिए शहर के द्वार खोलो। हजारों सैनिकों ने अपने भले और धनुष उठाकर धमकी दी, क्या तुम शाही आदेश का उल्लंघन कर रहे हो? ठंडे हथियारों का सामना करते हुए आम लोग पीछे हट गए। यद्यपि वे संख्या में थे, लेकिन वे निहत्थे थे और वास्तविक सेना के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए वे अपना गुस्सा केवल महान लुओ सम्राट पर ही निकाल सकते थे। मूर्ख सम्राट, सबसे मूर्ख सम्राट। ग्रेट लुओ इंपीरियल पैलेस के अंदर सोंग यूफेई और ग्रेट लुओ सम्राट आमने सामने बैठकर चाय पी रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सोंग यूफेई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, क्या ये वाकई ठीक है?
क्या आपको ऐसा करके आम लोगों का दिल खोने का डर नहीं है? पर यूफेई, इतनी चिंता मत करो। महान लुओ सम्राट ने हंसते हुए कहा। उपद्रवी, वे उपद्रवी हैं। प्राचीन काल से आम लोगों को उपद्रवी क्यों कहा जाता रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बदमाशों का एक समूह है जो बड़ी तस्वीर पर विचार किए बिना अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए जानबूझकर और लापरवाही से काम करते हैं। ऐसे उपद्रवियों के लिए उन्हें बलपूर्वक दबाने से ही उन्हें वश में किया जा सकता है। पर यूफेई, बस इंतजार करो और देखो। जब वे खुद को कोई रास्ता नहीं पाते हैं तो वे आज्ञाकारी रूप से काम पर वापस आ जाएंगे और तब राष्ट्र स्थिर हो जाएगा। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, सोंग यूफेई ने आह भरते हुए कहा। उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उठ रहा था। इस समय भिखारी संप्रदाय के एल्डर कियान युआन ने गुप्त रूप से भिखारियों का एक समूह इकट्ठा किया। भिखारी संप्रदाय के साथी भाइयों, अब शून्य लागत खरीद योजना को लागू करने का समय आ गया है। भिखारी असमंजस में दिखे। बड़े साहब, शून्य लागत वाली खरीद योजना क्या है? तथाकथित शून्य लागत खरीद योजना का मतलब है कि आप एक पैसा खर्च किए बिना जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये लूट है। हम सड़कों पर जो कुछ भी देखते हैं उसे लूट लें और एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो योजना सफल हो जाएगी। भिखारी संप्रदाय के शिष्यों की आंखें चमक उठीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम इस मामले में अच्छे हैं। हालांकि ये योजना कुछ जोखिम भरी है। आइए चर्चा करें और देखें कि हम ग्रेट लुओ को और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं। एल्डर कियान ने अपना सिर नीचे किया और सभी के साथ गंभीरता से चर्चा की। चर्चा के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। उनके पास भिखारी संप्रदाय के कुशल शिष्य थे जो डकैती को अंजाम देते थे। उन्हें कोई भी मूल्यवान वस्तु लूटने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी चीज़ उनकी नज़र में आ जाती थी उसे वे आसानी से ले लेते थे और यदि वह किसी काम की न होती थी तो वे उसे नष्ट कर देते थे। प्रभावित व्यापारियों ने स्वाभाविक रूप से अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि अधिकारियों के पास भिखारी संप्रदाय के युद्ध कौशल वाले शिष्यों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये देखकर कि लूटी जा रही वस्तुएं विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थीं, उन्होंने अपना पीछा ढीला छोड़ दिया, जिससे लुटेरों को बार बार सफलता मिल गई। परिणामस्वरूप बहुत से लोग खड़े होकर यह सब नहीं देख सके। उनका वेतन आधा कर दिया गया था और वे अपनी इच्छानुसार ग्रेटजिया में नहीं जा सकते थे, इसलिए वे कुछ समय से क्रोध जमा कर रहे थे। दूसरों को बिना किसी परिणाम के लूटते देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। यदि वे बिना किसी परिणाम के लूट सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दूसरों की तुलना में वंचित न होने के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने भी लूटपाट शुरू कर दी। इस प्रकार ग्रेट लुओ के शहर शीघ्र ही अराजकता में डूब गए तथा हर जगह शून्य लागत वाली खरीदारी होने लगी। ग्रेट लुओ इंपीरियल पैलेस के अंदर एक अधिकारी तत्काल पहुंचा। महाराज, यह एक गंभीर समस्या है। क्या हुआ? महान लुओ सम्राट के दिल में एक बुरा पूर्वाभास उभरा। महाराज को सूचित करें, प्रमुख शहरों में कई शरणार्थी उभरे हैं जो विशेष रूप से व्यापारियों और आम लोगों को लूट रहे हैं। उनकी हरकतें बेकाबू हैं, व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है और आम लोग बहुत संकट में हैं। महान लुओ सम्राट बहुत क्रोधित हुए। फिर अगर लुटेरे हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को भेजो। क्या आपको मुझे इतनी छोटी सी बात के बारे में बताने की जरूरत है? महामहिम, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि वे बहुत अधिक हैं। अधिकारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। पूरे शहर में लगभग 1/3 लोग लूटपाट कर रहे हैं और हमारे सैनिक उन सभी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। महान लुओ सम्राट हैरान और निराश हो गए। क्या इतने सारे लोग हैं? महाराज, इनमें से ज्यादातर लोग विभिन्न निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर हैं। सीमा चौकियों से लौटने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया और लूटपाट शुरू कर दी। स्थिति वाकई गंभीर है। यह अपमानजनक है। वे अपना दिमाग खो चुके हैं। महान लुओ सम्राट ने मेज पटक दी और खड़े हो गए। मैं अभी उन्हें दबाने के लिए सेना भेजूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार महान लुओ सेना भेजी गई और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। हालांकि निहत्थे शरणार्थी सेना के सामने कैसे टिक सकते थे? परिणामस्वरूप हर जगह विद्रोहों को शीघ्र ही दबा दिया गया। हालांकि महान लुओ सेना की संख्या सीमित थी। जैसे ही वे एक शहर में अशांति को शांत करते, दूसरे शहर में अराजकता फैल जाती। हर जगह अशांति फैल रही थी और उसे रोकना असंभव था। महान लुओ सम्राट क्रोधित हो गए। पर्दे के पीछे कोई तो होगा जो उपद्रव मचा रहा है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्रीगण, क्या आपके पास इसके पीछे के व्यक्ति को जड़ से उखाड़ने और अशांति को हल करने की कोई अच्छी रणनीति है? प्रधानमंत्री ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। महामहिम, अब सबसे अच्छा समाधान यही है कि उन्हें जाने दिया जाए। उनमें से बहुत सारे हैं और वे वास्तव में अनियंत्रित हैं। अगर हम उन्हें ग्रेट लुओ में रखते हैं तो ये हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा होगा। इसलिए हमें उन्हें जाने देना चाहिए। एक बार जब वे सभी चले जाते हैं तो भले ही पर्दे के पीछे कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करे, ये बेकार होगा। महान लुओ सम्राट का चेहरा उदास था। वह जानता था कि यह सबसे अच्छा समाधान था, समस्या के स्रोत को हमेशा के लिए दूर करना। लेकिन फिर भी वह अनिच्छा महसूस करने से नहीं बच सका। आखिरकार उसने इतना निवेश किया था और फिर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार भावना पर तर्क की जीत हुई और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। उन्हें जाने दीजिए।
जैसा आपका आदेश महाराज, अधिकारियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। इस प्रकार सीमा के द्वार खुल गए। विद्रोही आम लोग उत्साह से ग्रेट जिया की ओर दौड़े, मानो वे एक खुशहाल जीवन की ओर दौड़ रहे हों। इस समय सोंग यूफी उजाड़ शहर से गुजरते हुए तबाह सड़कों और कसकर बंद दरवाजों को देख रही थी, और पहली बार उसके दिल में संदेह पैदा हुआ। क्या ताओवादी संप्रदाय का चयन सही है? तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 130/254 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 197.1 गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 197.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 197.1 इस समय महान जिया शाही महल में। याओ याओ ने अपना पेट पकड़ते हुए हंसी। छोटे मूर्ख सम्राट, क्या तुम जानते हो? महान लुओ सम्राट तुम्हारे महान जिया के बड़े पैमाने पर उत्पादन की नकल करना चाहते थे और कंक्रीट के घर बनाना चाहते थे, लेकिन पैसा वितरित होने के बाद इसे एकत्र नहीं किया जा सका और राष्ट्रीय खजाना खाली हो गया। महान लुओ सम्राट इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक था, इसलिए उसने लोगों को उनके वेतन में कटौती करके घर खरीदने के लिए मजबूर किया और उन्हें महान लुओ छोड़ने से मना किया। इससे आम लोग भड़क गए, जिन्होंने फिर बड़े पैमाने पर विनाश और लूटपाट की। वहां के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ और शहर उजाड़ हो गया। यह ऐसा है जैसे एक पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर गिराना, अपनी पत्नी और सैनिकों को खोना। हा। अब महान लुओ सम्राट की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और उसे मूर्ख सम्राट कहा जा रहा है। ताओवादी संप्रदाय ने आखिरकार एक बुद्धिमान शासक चुना था, लेकिन वह एक मूर्ख सम्राट निकला जो बहुत मजेदार है। अब पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। हा। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मुझे भी इस बारे में पता है। ग्रेट लुओ वास्तव में बुरी किस्मत से गुजर रहा है। ये कैसी बदकिस्मती है, ये तो बस मूर्खता है। याओ याओ ने हंसना जारी रखा। आपके महान जिया का सफल उदाहरण यही है, फिर भी वे इसे ठीक से कॉपी भी नहीं कर पाए और खुद को बर्बाद कर लिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वे नकल नहीं कर सकते, लेकिन नकल करना उनके लिए बेकार है। हमारा ग्रेट जियास विकास मॉडल बहुत अनूठा है और अन्य देशों में काम नहीं करता है। ऐसा क्यों? याओ याओ ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि हमारे विकास मॉडल की कुंजी आवास में निहित है। अगर घर सस्ते नहीं होंगे तो मॉडल सफल नहीं होगा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए समझाया। ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे विस्तार से समझा सकते हो? याओ याओ ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। लिन बेईफान बात करने के मूड में थे। याओ याओ, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा खर्च क्या है? लोग भोजन को अपना स्वर्ग मानते हैं, ये खाने पीने के बारे में ही होगा। याओ याओ ने एक पल सोचा, फिर कहा। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हालांकि खाना पीना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा खर्च वह नहीं बल्कि आवास है। आवास? याओ याओ ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीवन में 4 मुख्य चिंताएं हैं: कपड़ा, भोजन, आश्रय और परिवहन। यदि आप पहले 3 को हल कर सकते हैं तो एक व्यक्ति काफ़ी शालीनता से रह सकता है और अपेक्षाकृत सफल माना जा सकता है। कपड़े और भोजन के बारे में तो कहना ही क्या, ये किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इन दोनों खर्चों पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक आम व्यक्ति के लिए अगर उसके पास पैसा है तो वह अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छा खाना खाता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह खराब कपड़े पहनता है और खराब खाना खाता है। एकमात्र ऐसी चीज़ जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है वह है आवास, क्योंकि घर बनाना बहुत महंगा है। कंक्रीट के घरों के आने से पहले एक साधारण लाल ईंट का घर भी 40 टैल चांदी से ज़्यादा महंगा होता था, और अगर यह मजबूत और जलरोधक नीली ईंट का घर हो तो इसके लिए 50 से 60 टैल की ज़रूरत होती थी। हालांकि औसत आम आदमी के लिए उनका मासिक वेतन केवल 200 वेन है। रहने के लिए एक उपयुक्त घर खरीदने के लिए उन्हें बिना खाए पिए 20 साल से ज़्यादा काम करना होगा। लोग सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ सकते, उन्हें अभी भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है। इसलिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने में आमतौर पर 30 से 40 साल लग जाते हैं। उनका पूरा जीवन इसमें लगा होता है। इसलिए जिन आम लोगों ने कपड़े और भोजन की समस्या हल कर ली है, उनके लिए सबसे बड़ा खर्च आवास है। उनके पास अपना एक घर तो होना ही चाहिए। केवल एक घर के साथ ही आप शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं और हवा और बारिश से आश्रय पा सकते हैं, एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। ये हर किसी की सबसे गहरी सोच और मौलिक ज़रूरत है। याओ याओ ने सिर हिलाया। ये तो बहुत सही बात है, लेकिन ऐसा घर पाना इतना आसान नहीं है। लिन बेईफान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक मजबूत घर खरीदने के लिए एक साधारण व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वे किसी भी दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इस समय अधिकांश लोग सोचते हैं कि चूंकि वे इसे वहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें तुरंत इसे नहीं खरीदना चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए अधिक पैसे बचाने चाहिए, बस किसी भी स्थिति के लिए। इसलिए अगर आवास की कीमतें कम नहीं होती हैं तो यह विकास मॉडल शुरू नहीं हो सकता है। आप पैसे वितरित करते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से ये वापस नहीं आएगा और आप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवास की कीमतें कम होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है। याओयाओ को एक बात समझ में आई। इस पहलू पर विचार करते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने आवास की कीमत 25 टैल निर्धारित की है। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। हाँ, 25 टैल अपेक्षाकृत उचित मूल्य है। आम लोग 1 दशक या उससे ज़्यादा मेहनत करके घर खरीद सकते हैं। अगर परिवार में कोई दूसरा मजदूर है तो इससे और भी ज़्यादा समय बचता है और वे 10 साल से भी कम समय में घर खरीद सकते हैं। जब सभी को उम्मीद दिखाई देती है तो वे स्वाभाविक रूप से खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। घर के साथ स्वाभाविक रूप से आप शादी और बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पत्नी और बच्चों के साथ जाहिर है आप चाहते हैं कि वे बेहतर जीवन जिएं, इसलिए फर्नीचर, कपड़े, रजाई, बर्तन और धूपदान अपरिहार्य हैं और इसलिए उपभोग आवश्यक है। खपत बढ़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो जाती है। तुम सही हो, तुम सही हो। याओयाओ ने बार बार सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस विधि का उपयोग केवल हमारे महान जिया द्वारा ही किया जा सकता है। लिन बेईफान मुस्कुराए, क्योंकि सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल हमारे दरवाजे पर ही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लागत बचा सकते हैं। दूसरे देशों के पास ये सुविधा नहीं है, इसलिए वे असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। इस समय याओयाओ की आंखें चमक उठीं। छोटे मूर्ख सम्राट, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इतने सारे घर बेचकर बहुत पैसा कमाया है? बोलने के बाद उसकी नज़र लिन बेईफान पर टिकी हुई थी। लिन बेईफान ने बहुत शांति से अपनी चाय पी। यह एक रहस्य है, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। याओयाओ ने तुरंत लिन बेईफान की बांह को गले लगाया और उसे प्यार से हिलाया। मुझे बताओ, आओ मुझे बताओ। लिन बेईफान ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये छोटी छोटी तरकीबें मुझे कबूल करवा सकती हैं? तो फिर तुम क्या चाहते हो? याओयाओ ने पूछा। लिन बेईफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो बड़ा खेलते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम मुझे बिस्तर पर झुका सकते हो। याओयाओ। एक पल के बाद लिन बेईफान। ओह ओह ओह। याओयाओ, क्या आप बात करेंगे या नहीं? लिन बेईफान, मैं तुम्हें बताने के बजाय मरना पसंद करूंगी, जब तक कि तुम बिस्तर पर मुझसे कबूलनामा न करवा सको। याओयाओ। मूर्ख सम्राट, देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। लिन बेईफान। ओह ओह ओह। थोड़ी जद्दोजहद के बाद याओयाओ ने हार मान ली। लगता है मुझे अपना तुरुप का पत्ता आजमाना होगा। तुम एक उपहार के लिए तैयार हो, तुम छोटे मूर्ख सम्राट? कुछ ही क्षणों बाद लिन बेईफान के गाल पर लाल निशान पड़ गया। संतुष्ट होकर लिन बेईफान ने कहा, यही सही है। मैं एक ऐसी लड़की हूं जो प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती, खासकर सुंदरता का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओयाओ ने लाल गालों के साथ दांत पीसते हुए कहा, अब इसे उगल दो। चाय की चुस्की लेने के बाद लिन बेईफान ने शांति से कहा, मूल रूप से हमारे सीमेंट के घर 20 चांदी के टैल में बेचे गए थे, जो कि बस इतना ही था कि हम अपना खर्च निकाल सकें। अब ये 25 टैल है, आप गणित कर लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि औसतन आप प्रति घर 5 चांदी के टैल का लाभ कमाते हैं। याओयाओ ने एक छोटा सा एबेकस निकाला और क्लिक करना शुरू कर दिया। आपने अब तक कितने घर बेचे हैं? मुझे ठीक से याद नहीं है। लगभग हर कोई घर खरीदना चाहता है, शायद अब तक 10 मिलियन घरों तक पहुंच गया है। 10 मिलियन घर, प्रत्येक पर 5 सिल्वर टैल के औसत लाभ पर, इसका मतलब है कि आपने कुल 50 मिलियन सिल्वर टैल कमाए हैं। याओयाओ की आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। लिन बेईफान ने बेपरवाही से टाल दिया, यह इतना भी नहीं है। ज़्यादातर लोग किश्तों में भुगतान करते हैं। किश्तों में पैसा फिर भी पैसा ही है। अगर आपको अभी नहीं मिला है तो बाद में मिल जाएगा। आपकी मौजूदा आबादी के हिसाब से 20 मिलियन घर बेचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ घर खरीद कर आप 100 मिलियन टैल चांदी कमा सकते हैं। याओयाओ की ईर्ष्या भरी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसने लिन बेईफान को गहरी नज़र से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंची। लिन बेईफान को एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? गड़बड़ मत करो, मैं तुम्हें अभी काट कर मार डालना चाहती हूँ। याओयाओ ने अपना छोटा सा मुंह चौड़ा करके झपट्टा मारा। लिन बेईफान चिल्लाया, नहीं मत करो। हंगामे के बाद वे ग्रेट लुओ के विषय पर लौट आए। जैसे ही याओयाओ ने लिन बेईफान के चेहरे से लार पोंछी, उसने उसे याद दिलाया, हालांकि ग्रेट लुओ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमें अपनी रक्षा कम नहीं करनी चाहिए। आखिरकार उनके पीछे अभी भी ताओवादी संप्रदाय का समर्थन है। लिन बेईफान ने बार बार सिर हिलाया, आप सही हैं, हमें कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। उसने अपने मन में एम्पायर सैंडबॉक्स से संपर्क किया, अपने हाथों से अपने क्षेत्र में एक बवंडर उत्पन्न किया और उसे ग्रेट लुओ क्षेत्र में फेंक दिया। महान लुओ सम्राट। ओ तारांकन तारांकन तारांकन। TLN सुझाव के लिए धन्यवाद। खत्म। 131/254 131 से ज़्यादा 259। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं।
CNKR-JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 197.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 197.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 197.2। 2 दिन बाद रीति रिवाज मंत्री ली लिनफू लिन बेईफान को शरदकालीन शाही परीक्षा के बारे में रिपोर्ट देने आए। महामहिम को सूचित करें कि शरदकालीन शाही परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो चुकी है तथा पंजीकरण अब खुला है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है? सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे बादल छा गए हों महाराज। ली लिनफू ने उत्साह से कहा, पहले दिन ही 3000 लोगों ने पंजीकरण कराया। दूसरे दिन तक ये संख्या 4000 हो गई। आपके विनम्र सेवक का अनुमान है कि अंत तक हमारी शाही परीक्षा के लिए 100,000 लोग पंजीकरण करा सकते हैं। लिन बेईफान हंस पड़े क्योंकि यह पूरी तरह उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार उनकी महान जिया नाटकीय रूप से बदल गई थी। यह एक सुपर राजवंश था जिसका क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग मील तथा जनसंख्या 60 मिलियन के करीब थी। इसके अलावा इसके शीर्ष पर एक ग्रैंड मास्टर है। ऐसा आकर्षण अप्रतिरोध्य था। कौन विद्वान यहाँ अपना नाम नहीं बनाना चाहेगा? इसके अलावा ग्रेट जिया शाही परीक्षा निष्पक्ष थी और कुलीन परिवारों को पूरी तरह से त्याग दिया गया था, जिससे निम्न वर्ग के विद्वानों को उन्नति की उम्मीद थी। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए आएंगे। महामहिम, क्या हमें आवेदकों की संख्या सीमित कर देनी चाहिए? हम ऐसा क्यों करेंगे? लिन बेईफान ने हैरान होकर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि पंजीकरण कराने वालों की संख्या बहुत अधिक है और हमारे परीक्षा स्थल इतने सारे लोगों को एक ही समय में परीक्षा देने की सुविधा नहीं दे पाएंगे। ली लिनफू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले उन्होंने एक परीक्षा हॉल का पुनर्निर्माण किया था जिसमें 35,000 अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा दे सकते थे। हालांकि मौजूदा डेटा अनुमानों से पता चलता है कि पंजीकरण कराने वालों की संख्या संभवतः 100,000 से अधिक हो सकती है, जो क्षमता से दोगुनी है, जिससे सभी के लिए पर्याप्त सीटें नहीं बचेंगी। परीक्षा कैसे आयोजित की जा सकती है? ये कैसी सुखद समस्या है। महामहिम, हमें प्रतिभागियों की संख्या सीमित करनी चाहिए। एडवांस्ड स्कॉलर शीर्षक वाले विद्वानों को परीक्षा देने दें और अप्रेंटिस स्कॉलर को छोड़ दें। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, सीमा तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि वे सभी आ चुके हैं इसलिए उन्हें परीक्षा देने दीजिए। अगर ज़रूरत हो तो हम इसे कई सत्रों में बांट सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैं प्रत्येक सत्र के लिए अलग अलग प्रश्न निर्धारित करूंगा। महाराज बुद्धिमान हैं। ली लिनफू ने सम्मान में सिर झुकाया। आपका विनम्र सेवक उम्मीदवारों को तुरंत सूचित करेगा ताकि वे शाही अनुग्रह की सराहना कर सकें। हालांकि लोगों की संख्या वाकई बहुत ज़्यादा है। अगर हम कुछ सीमाएं नहीं लगाएंगे तो भविष्य में और भी ज़्यादा लोग होंगे। हाँ, संख्याएं निश्चित रूप से बढ़ती रहेंगी। ली लिनफू ने सहमति में सिर हिलाया, संस्कार मंत्री के रूप में अपनी भूमिका के प्रभाव को गहराई से महसूस करते हुए। प्रथम शाही परीक्षा में केवल कुछ हजार प्रतिभागी थे। दूसरे दिन तक ये संख्या 30,000 से अधिक हो गई। चूंकि यह तीसरा मामला है इसलिए ये संख्या 100,000 से भी अधिक हो सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कौन जाने भविष्य में कितने लोग आएंगे। किसी भी स्थिति में उनका वर्तमान परीक्षा हॉल निश्चित रूप से सभी को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा। लिन बेईफान ने एक पल सोचा और फिर कहा, चलो ऐसा करते हैं। इस सत्र से शुरू करते हुए हम अपनी शाही परीक्षा प्रणाली में थोड़ा बदलाव करेंगे। उन्नत विद्वान शीर्षक वाले लोग स्वाभाविक रूप से शाही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। हालांकि जो लोग उन्नत विद्वान स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वे ग्रेट जिया में रहने और पढ़ाने और हमारे राजवंश के लिए प्रतिभाओं का पोषण करने के इच्छुक हैं, तो वे भी शाही परीक्षा में भाग ले सकते हैं, भले ही वे अभी भी प्रशिक्षु विद्वान हों। ली लिनफू आश्चर्यचकित था। ये समाधान एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। इससे न केवल देश भर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को रोका जा सकेगा, बल्कि देश को और अधिक प्रतिभाओं को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया महाराज, आप बुद्धिमान हैं। आपका विनम्र सेवक इस नीति का पूरे देश में प्रचार करेगा। लिन बेईफान ने आगे कहा, चूंकि हम राष्ट्रीय प्रतिभाओं को विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हर जगह स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए जिन्हें राज्य द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए, और हमें दैनिक प्रबंधन के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। सभी छात्रों को ट्यूशन फीस से छूट दी जा सकती है। उत्कृष्ट ग्रेड वाले छात्रों को उनकी पढ़ाई पूरी करने और देश की सेवा करने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जा सकती है। ली लिनफू एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। महामहिम लागत की परवाह किए बिना एक भव्य खेल खेल रहे थे। यदि यह योजना सफल हो गई तो उनके देश में प्रतिभाओं का निरंतर प्रवाह होगा, जिससे समृद्धि न आना कठिन हो जाएगा। साथ ही इंपीरियल अकादमी की स्थापना भी होनी चाहिए। हालांकि ये मामले बहुत सारे और जटिल हैं और इन्हें कम समय में हल नहीं किया जा सकता।
इसलिए इस शाही परीक्षा के बाद आप, मंत्री, इस पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले मेरी समीक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत करें और यदि यह संभव हो तो हम इसे देश भर में विस्तारित करेंगे। लिन बेइफान ने खड़े होकर ली लिनफू के कंधे को थपथपाया। जैसा कि कहावत है, पेड़ उगाने में 10 साल लगते हैं लेकिन लोगों को विकसित करने में 100 साल लगते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अत्यंत महान है। अगर इसे अच्छे से किया जाए तो इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों को लाभ होगा। इसलिए मंत्री जी, आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। महाराज, आपके विनम्र सेवक को यही करना चाहिए। ली लिनफू ने सिर झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप इस मामले को अच्छी तरह से संभालते हैं तो मैं आपको एक महान उपाधि प्रदान करूंगा। लिन बेइफान ने वादा किया। एक महान उपाधि? ली लिनफू तुरंत रोमांचित हो गया। ये सर्वविदित था कि महान जिया दरबार में केवल हेशेन जैसे व्यक्ति को ही नागरिक अधिकारी के रूप में महान पदवी प्रदान की गई थी। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था जिसकी उन्हें लंबे समय से ईर्ष्या थी, लेकिन कभी इसे प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अब अंततः उसे अपना मौका दिख गया। ली लिनफू ने दृढ़ता से घोषणा की, महाराज, आपका विनम्र सेवक निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उत्साह के साथ ली लिनफू ने विदा ली। कुछ ही देर बाद युद्ध मंत्रालय के उपमंत्री काओ काओ पहुंचे। वह सीधे मुद्दे पर आए और कहा, महाराज, हमारा महान जिया पहचान से परे बदल गया है और अब सैन्य परीक्षा आयोजित करने का समय आ गया है। मार्शल परीक्षा? लिन बेइफान हैरान रह गया। मार्शल परीक्षा शाही परीक्षा का प्रतिरूप है जो विशेष रूप से सैन्य अधिकारियों के चयन के लिए तैयार की गई है। ये सैन्य अधिकारी न केवल युद्ध कला में कुशल क्रूर सैनिक हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सफाया करने और युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम सेनापति भी हैं। मंत्री जी, अपने विचार साझा करें। आप सैन्य परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव क्यों रखते हैं? तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 132/259। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 198.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 198.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 198.1। महामहिम, क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके बुद्धिमान नेतृत्व में महान जिया एक सुपर राजवंश बन गया है जो दूर दूर तक सम्मान प्राप्त करता है? काओ काओ ने एक चापलूसी भरी टिप्पणी की। चूंकि हमने फीनिक्स को आकर्षित करने के लिए घोंसला बनाया है, इसलिए हर जगह से योद्धा हमारे पास आ रहे हैं, महान जिया की सेवा करने की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले महीने में आपके विनम्र सेवक के दरवाजे को इन लोगों ने लगभग रौंद दिया है। हमारे पास सेना में शामिल होने के लिए चैनल हैं, वे भर्ती हो सकते हैं और सैन्य उपलब्धियां अर्जित करने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। महाराज, काओ काओ ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हालांकि यह तरीका बुरा नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण खामियां हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपलब्धियां अर्जित करने के लिए युद्ध में लड़ना चाहिए, लेकिन युद्ध हर समय नहीं होते। युद्धों के बिना उपलब्धियां अर्जित करने के कोई अवसर नहीं है और स्वाभाविक रूप से जनरल के पद पर पदोन्नत होने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा एक और बात है, अधिकांश प्रतिभाशाली व्यक्ति गर्वित और अडिग होते हैं। क्या आपको लगता है कि वे कम रैंक वाले सैनिकों के रूप में शुरुआत करेंगे, कम वेतन कमाएंगे और उन लोगों से आदेश लेंगे जिन्हें वे कमतर समझते हैं और जो इसे सहन कर सकते हैं? लिन बेइफान ने सिर हिलाया। मंत्री के शब्द बहुत सच हैं। योग्य लोग घमंडी और अहंकारी होते हैं। आप उनसे मामूली वेतन स्वीकार करने और कम सक्षम लोगों के साथ एक ही पंक्ति में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि उनसे आदेश भी लेते हैं, तो कौन ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगा? बॉस मा ने एक बार कहा था कि कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के मूलतः केवल 2 ही कारण होते हैं। TLN जैक मा। ऐसा या तो इसलिए है क्योंकि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, या फिर इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और उन प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्तियों को निम्न श्रेणी के सैनिक के रूप में शुरुआत करने के लिए कहना, उन्हें दोनों के अधीन करना है। इसलिए मार्शल परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। केवल मार्शल परीक्षा ही इस दोष को दूर कर सकती है। यह इन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को खुद को प्रदर्शित करने, उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें चुनने और नियुक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। ऐसा करने से वे निश्चित रूप से शाही कृपा के लिए आभारी होंगे और पूरे दिल से महामहिम की सेवा करेंगे। काओ काओ ने विनती की। मंत्री जी, आपका तर्क सही है। लिन बेइफान ने बड़े ही शानदार अंदाज में घोषणा की, तो फिर हम ग्रेट जिया में एक मार्शल परीक्षा आयोजित करें। न केवल बाहरी लोग बल्कि हमारी अपनी सेना के सैनिक और अधिकारी भी भाग ले सकते हैं, एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जब तक वे सक्षम हैं, मैं निश्चित रूप से उनका अच्छा उपयोग करूंगा। आप इस मामले के लिए जिम्मेदार होंगे और आपको हमारे राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करना होगा। आपका विनम्र सेवक आदेश का पालन करता है। काओ काओ ने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर।
शाही आदेश प्राप्त करने के बाद काओकाओ नीचे गया और तुरंत जोरदार तैयारी शुरू कर दी। जबकि शाही परीक्षा अभी भी एक गर्म विषय था, सैन्य परीक्षा भी उसके ठीक पीछे थी। शाही परीक्षा अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और सैन्य परीक्षा पहले से ही तैयार की जा रही है। मैंने सुना है कि कई मार्शल कलाकार ग्रेड ज़िया में आए हैं, लेकिन बिना कनेक्शन के वे अधिकारी नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सम्राट उन्हें खुद को साबित करने का मौका देने के लिए एक मार्शल परीक्षा आयोजित करेगा। मैंने सुना है कि मंत्री काओ के दरवाजे को लगभग रौंद दिया गया है। तो यही बात है। ये हमें क्या बताता है? ये दर्शाता है कि हमारा महान ज़िया बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और हर जगह से प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है। क्या ये सच नहीं है? हमारा महान ज़िया हर दिन बदल रहा है। मैं शाही परीक्षा के लिए तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं सैन्य परीक्षा में भाग ले सकता हूँ। शायद मुझे अधिकारी बनने का मौका मिल जाए। मार्शल परीक्षा। अपनी क्षमताओं के साथ मुझे कम मत आंको, मुझ में बहुत ताकत है। ताकतवर होना बेकार है, आपको साक्षर भी होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैन्य रणनीति को समझना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जनता उत्साह से भरी हुई थी। एक के बाद एक आयोजित की जा रही शाही परीक्षा और सैन्य परीक्षा कई महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर थी। यदि आप साहित्यिक कला में उत्कृष्ट हैं तो आप शाही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यदि आप मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट हैं तो आप मार्शल परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अवसर प्रचुर मात्रा में हो गए थे और इस प्रकार अधिक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्सुकता से अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेट ज़िया की ओर आने लगे। ड्यूक ऑफ शी के निवास पर भोजन कर रहे महान सम्राट ने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा सुस्ती से खा रहा है और वह अपनी चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाए। जिन्ह, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम उदास लग रहे हो। क्या तुम्हें किसी परेशान करने वाली बात का सामना करना पड़ा है? सम्राट दाशी की निगाह के सामने युवक ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, अपना सिर उठाया और ऊंची आवाज में घोषणा की, पिताजी, मैं सैन्य परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल शांत हो गया, इतना शांत कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। महान सम्राट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, मेज पटकते हुए चिल्लाया, मूर्ख! क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? सैन्य परीक्षा में भाग ले रहे हो? क्या तुम हम सभी को रसातल में ले जाना चाहते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। जिन्ह, तुमने अभी क्या कहा? अपने पिता से तुरंत माफी मांगो, बुजुर्ग महिला ने घबराते हुए कहा। युवक ने विद्रोही भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण सपने नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन क्या आप मुझे अपना जीवन बर्बाद करते देखना चाहते हैं? मैं केवल 16 वर्ष का हूं। मैं युद्ध में जाना चाहता हूं, मैं महान चीजें हासिल करना चाहता हूं। मैं एक निराशाजनक जीवन नहीं जीना चाहता जिसका कोई अंत नजर न आए। महान सम्राट क्रोधित हो गए, अपने तुच्छ सपने के लिए क्या आप हम सभी को अपने साथ मरवा देंगे? अब आप युवा नहीं रहे, आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। युवक ने कमरे में उपस्थित अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा और अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः एक भी शब्द नहीं बोल सका। उसने बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए, जिससे उसकी आंतरिक अनिच्छा प्रदर्शित हो गई। महान सम्राट ने अपने सबसे छोटे बेटे को इस तरह देखकर अपराध बोध महसूस किया और गहरी सांस ली। उनका सबसे छोटा बेटा हमेशा से उनका गौरव रहा था, जो साहित्य और युद्ध कला दोनों में निपुण था। वह बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता था और हमेशा युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ने तथा क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा रखता था। यदि महानशी का पतन नहीं हुआ होता तो उनके सहयोग से उनका पुत्र पहले ही सेनापति बन चुका होता। उसे सिंहासन पर बैठने का मौका भी मिल सकता था, लेकिन अब वह एक पतित राष्ट्र का सम्राट था जो दूसरों की दया पर जी रहा था, कुछ भी करने में शक्तिहीन था। यदि वह चुप रहते तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वह सत्ता से जुड़ जाते तो ऊपर वालों को उन पर संदेह होने लगता और उनका जीवन कठिन हो जाता। व्यापक भलाई के लिए वह अपने बेटे की सैन्य परीक्षा में भागीदारी का कतई समर्थन नहीं कर सकते थे। हालांकि एक पिता के रूप में वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपना जीवन सामान्यता में बर्बाद करे। कुछ सोचने के बाद उसका दिल नर्म हुआ। ठीक है, मैं कल महाराज से इस बारे में बात करूंगा। अगर वे सहमत हैं तो स्वाभाविक रूप से आप भाग ले सकते हैं, अगर नहीं तो यह विचार त्याग दें और आज्ञाकारी होकर घर पर रहें। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवक की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित होकर बोला, धन्यवाद पिताजी। अगले दिन महान सम्राट मुलाकात के लिए महल में गए और स्थिति बताई। लिन बेईफान गहरी सोच में पड़ गया। उन्होंने अतीत में इन शाही परिवार के सदस्यों को उनके वित्तीय योगदान के कारण स्वीकार किया था। उन्होंने लिन बेईफान के संरक्षण को स्वीकार कर लिया और उनसे अपेक्षा की गई कि वे अच्छा व्यवहार करें, सत्ता की लालसा न करें और निश्चित रूप से किसी भी अनुचित कल्पना को आश्रय न दें ताकि वे उनके शासन और नियम के लिए खतरा न बने। यह उनके बीच एक अघोषित समझौता था, लेकिन अब वह एक सुपर राजवंश का सम्राट था, एक महान ग्रैंड मास्टर जिसने अपनी शक्तियों को छिपा कर रखा था। इन लोगों से उसे कोई खतरा नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनसे सावधान क्यों रहना चाहिए? उनका उपयोग क्यों न किया जाए? अगर वे देश की सेवा करने के इच्छुक हैं तो उन्हें अवसर दीजिए। आखिरकार इस समूह के लोगों की सहायता करने में बहुत पैसा खर्च होता है।
उनमें से कई ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और प्रतिभाशाली थे, उनका उपयोग न करना बर्बादी होगी। इन विचारों के साथ महान सम्राट की चिंतित निगाहों के नीचे लिन बेईफान ने सिर हिलाया। वह भाग ले सकता है, लेकिन सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, कोई विशेष उपचार नहीं। महान सम्राट बहुत खुश हुए। धन्यवाद महाराज। बाकी ड्यूक्स को भी इस बारे में बताइए। अगर उनके बच्चे भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो वे भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हाँ महाराज, आपका विनम्र सेवक विदा लेता है। उत्साहित होकर महान सम्राट ने शीघ्रता से महान राज्यों के विभिन्न कुलीन घरानों में ये समाचार फैला दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। TLN डैनी एन की ओर से एक और सुझाव। धन्यवाद। 133/259 133 से ज़्यादा 265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 198.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 198.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 198.2। अन्य सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण और खुशी का अवसर था। यद्यपि वर्तमान में उनके पास ड्यूक की उपाधि थी, परंतु वह केवल नाम मात्र की थी। उनके पास दर्जा तो था परंतु वास्तविक शक्ति नहीं थी तथा उनके कार्य अत्यधिक प्रतिबंधित थे। इसके अलावा प्रत्येक पीढ़ी के साथ उनकी उपाधियों में भी कमी आती रही। वे अब राज्य के ड्यूक थे, लेकिन उनकी संतानें उसके बाद की पीढ़ी के लिए मार्क्विस और अर्ल होंगी। यदि 3 पीढ़ियों के भीतर उनकी उपाधियों को बनाए रखने के लिए कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हुई तो वे अनिवार्य रूप से आम लोगों में सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए उन्हें अपने वंशजों के लिए नए अवसर तलाशने पड़े। केवल पद पर बने रहकर और योग्यता प्राप्त करके ही वे अपनी महान स्थिति को बनाए रख सकते थे। किसी राजवंश में ड्यूक की उपाधि किसी बड़े साम्राज्य में सम्राट के पद से कहीं अधिक प्रतिष्ठित थी। सम्राट की कृपा असीम है। अब जब महामहिम ने हमारे लिए शाही परीक्षा और सैन्य परीक्षा खोल दी है तो आप सभी को उत्तीर्ण होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे मेरी उपाधि मिलेगी। हाँ पिताजी। ड्यूक के सभी बच्चे उत्साह से भर गए। इस समय 2 प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं के कारण पूरा ग्रेड ज़िया हलचल में था। शाही परीक्षा की सीमा बहुत ऊंची थी। इसमें भाग लेने के लिए प्रशिक्षु विद्वान के स्तर तक पहुंचना आवश्यक था, जिससे 99.9% लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। इसलिए आम लोगों ने सैन्य परीक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया ताकि देख सकें कि क्या उनके पास अपनी किस्मत बदलने का मौका है। सैन्य परीक्षा पंजीकरण के दिन वहां लोगों की भीड़ थी और जो भी व्यक्ति थोड़ी भी ताकत और कौशल वाला था वह आगे आ गया। इस आयोजन के महत्व को देखते हुए काओ स्वयं अध्यक्षता करने के लिए आगे आए। सैन्य परीक्षा पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। हमारी सैन्य परीक्षा शाही परीक्षा से अलग है। मार्शल कौशल के परीक्षण के अलावा हम सैन्य रणनीति और रणनीति का भी परीक्षण करेंगे, जिसमें व्यापक विषय शामिल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहरहाल ये सब बाद के लिए है। सबसे पहले चयन मानदंड के बारे में बात करते हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या के कारण हमने एक प्रारंभिक शर्त रखी है। केवल वे ही सैन्य परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं। क्या शर्त है लॉर्ड काओ? लाओ इसे। काओ ने मुस्कुराते हुए ताली बजाते हुए कहा। तुरंत ही कई लोगों ने कढ़ाई को आगे ले जाने के लिए संघर्ष किया। इस हंडे का वजन 1000 जिन है। हमारी शर्त यह है कि जो कोई भी इसे उठाकर 10 सांसों तक थामे रख सकता है वह आगामी सैन्य परीक्षा के लिए पंजीकरण के लिए मेरे पास आ सकता है। भीड़ आश्चर्यचकित थी। 1000 जिन वजन का एक कढ़ाई उठाओ। आप देखिए, एक औसत वयस्क पुरुष आमतौर पर केवल 100 से 200 जिन ही उठा सकता है। बिना किसी प्रशिक्षण के 300 जिन से अधिक वजन उठाना लगभग असंभव था। यदि यह 500 जिन से अधिक था तो यह एक निश्चित स्तर के मार्शल कौशल के बिना नहीं किया जा सकता था। 1000 जिन उठाने के लिए किसी को लगभग निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ के स्तर का होना आवश्यक होगा। इसलिए यह आवश्यकता सरल तो नहीं थी, वास्तव में ये काफ़ी कठोर थी। आखिर दुनिया में कितने दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ हैं? प्रभु काओ, 1000 जिन बहुत भारी है, क्या यह हल्का हो सकता है? किसी ने चिल्लाया। काओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आखिरकार हम अपने घरों की रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में कैसे जाएंगे? आप अपने घर और देश की रक्षा कैसे करेंगे? आप बस अपनी जान गंवा रहे होंगे। भीड़ चुप हो गई, खंडन करने में असमर्थ। उसी समय काओ ने फिर पुकारा, पहले कौन प्रयास करेगा? मैं करूंगा। 8 फुट लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ में से निकल कर आया। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने उसने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचा, फिर अपनी बाहों को बड़े बर्तन के चारों ओर लपेटा और उसे उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि कड़ाही केवल 1 इंच आगे बढ़ी और फिर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गई। काओ काओ ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगला, अब बाहर हो जाओ। लॉर्ड काओ, मुझे कोशिश करने दो। भीड़ में से एक और भारी भरकम व्यक्ति आगे आया। हालांकि वह मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसकी ताकत पिछले लोगों से ज्यादा नहीं थी। उसने मुश्किल से कड़ाही को हिलाया, इससे पहले कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए। समाप्त। अगला। हर कोई एक के बाद एक प्रयास करने के लिए उत्सुक था। वे तेजी से आगे बढ़े और उतनी ही तेजी से उनका सफाया भी हो गया। आखिर 1000 जिन का बर्तन तो इंसान की क्षमता से बाहर था। जो लोग उसे उठा सकते थे वे उठा सकते थे, जो नहीं उठा सकते थे वे नहीं उठा सकते थे, और उसे जबरदस्ती उठाने का कोई फायदा नहीं था। 30-40 प्रयासों के बाद भी कोई इसे उठा नहीं सका। उनमें से सबसे ताकतवर व्यक्ति हंडे को जमीन से केवल 2 फुट ऊपर उठाने में सफल रहा, उसके बाद वह उसे और अधिक ऊपर नहीं उठा सका। तभी गुलाबी होंठ और सफ़ेद दांतों वाला दुबला पतला एक युवक बोला, अब मेरी बारी है। सभी दर्शक हंस पड़े। नौजवान, तुम बहुत कमज़ोर हो, इस हंगामे में क्यों शामिल हो? अपने से पहले के लोगों को देखिए जो आपसे बड़े थे और वे ऐसा नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? वापस जाओ और कुछ और सालों तक दूध पियो, बोलने से पहले कुछ मांसपेशियां बनाओ। हाँ, युवक ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कम मत आंको। मैं भले ही दुबला पतला हूँ, लेकिन मेरे पास युद्ध कौशल है। मैं घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को मार सकता हूँ और पैदल चलकर डाकुओं का सफाया कर सकता हूँ। 1000 जिन का बर्तन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भीड़ ने एक बार फिर उपहास किया। एक अधिकारी ने मुड़कर काओ काओ से फुसफुसाते हुए कहा, लॉर्ड काओ, ये ड्यूक ऑफ शे का सबसे छोटा बेटा शिजिन लगता है। क्या उसके लिए मार्शल परीक्षा में भाग लेना उचित है? एड्स बाय पब फ्यूचर। काओ काओ बहुत शांत था। ये ठीक है, महामहिम ने प्रतिबंध हटा दिए हैं जिससे कोई भी भाग ले सकता है। भले ही वह ड्यूक का बेटा हो, लेकिन अगर वह एक अधिकारी के रूप में अदालत में प्रवेश करता है तो भी वह कोई हलचल नहीं मचाएगा। हमें बस निष्पक्ष रूप से न्याय करने की आवश्यकता है। समझ गया, लॉर्ड काओ। अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं थी। काओ काओ ने शालीनता से इशारा किया और विनम्र मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर शी, कृपया आगे बढ़ें। युवक को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि काओ काओ को उसकी पहचान पता थी। उसे पहचानने के बाद वह कड़ाही के पास गया और उसे एक हाथ से अपने सिर के ऊपर उठा लिया। दृश्य आश्चर्य से भर गया। पास हो गया, अगला। काओ काओ ने ऊंची आवाज में घोषणा की। इसके बाद लोग मार्शल परीक्षा में भाग लेने के लिए एक अंतहीन धारा में आते रहे तथा 1000 जिन कड़ाही को उठाने का प्रयास करते रहे। यद्यपि अधिकांश परीक्षण असफल रहे, लेकिन दिन के अंत तक दर्जनों लोग परीक्षण में सफल हो गए और सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया। ये संख्या छोटी नहीं थी। फिर भी ऐसे कितने कुत्ते हो सकते हैं जो दूसरे दर्जे के कुत्तों से ऊपर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हों? हालांकि लिन बेईफान अक्सर जन्मजात मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर्स के साथ काम करते थे, लेकिन यह अर्जित स्तर के विशेषज्ञ थे जो मुख्यधारा थे। ये वे लोग थे जो राज्य के मामलों का प्रबंधन करते थे और युद्धों में लड़ते थे। ग्रेट ज़िया सचमुच अतीत से बदल गया है। अतीत में कुछ विशेष योग्यता वाले लोगों को भर्ती करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता था और तब भी वे आने में अनिच्छुक होते थे। अब भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं पहल करके आए थे। ये सब मजबूत राष्ट्रीय शक्ति द्वारा समर्थित था। जब देश मजबूत होगा तभी वह सभी जगह से प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकेगा। इस बात से बेहद प्रसन्नता महसूस करते हुए कि वह प्रतिभा का एक और जत्था प्राप्त करने वाला था, लिन बेईफान ने एम्पायर सैंडबॉक्स में फिर से एक बवंडर का निर्माण किया और अच्छे भाग्य के लिए इसे ग्रेट लुओ की भूमि पर फेंक दिया। महान लुओ सम्राट। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 134/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 199.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 199.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 199.1। TLN कृपाण चाकू। यहाँ भी तलवार है, लेकिन एक धारी ब्लेड को संदर्भित करता है, दोधारी सामान्य तलवार के बजाय। बवंडर मचाने के बाद लिन बेईफान को ताजगी महसूस हुई। उन्होंने एम्पायर सैंडबॉक्स के माध्यम से देश की स्थिति पर नज़र रखना जारी रखा और पाया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि इसी समय उन्होंने कुछ अलग बात नोटिस की। एक अजीब ग्रैंडमास्टर तेजी से ग्रेट ज़िया राजधानी शहर की ओर बढ़ रहा है। लिन बेईफान ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखते हुए और गहराई से सोचते हुए महसूस किया कि यह व्यक्ति प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टरों में से एक नहीं था। कम से कम वह प्रमुख राजवंश साम्राज्यों या किसी भी संप्रदाय के ग्रैंडमास्टरों में से एक नहीं था। वह बहुत अच्छी तरह से एक असंबद्ध घुमक्कड़ हो सकता है। लिन बेईफान का दिल उत्साह से भर गया।
उनके देश को ग्रैंड मास्टर्स की सख्त जरूरत थी और अगर वह इस ग्रैंड मास्टर्स को अपने साथ शामिल करने में सफल हो गए तो इससे निश्चित रूप से देश की ताकत मजबूत होगी। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि अजनबी के चेहरे पर गुस्सा था, जिससे पता चलता था कि शायद उसके इरादे बुरे थे। क्या वह महज संयोगवश गुजर रहा है या वह विशेष रूप से ग्रेट जिया को परेशानी में डालने के लिए आ रहा है? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। अभी के लिए यह बात छोड़ो, मैं पहले जाकर संपर्क कर सकता हूं और अगर वह ग्रेट जिया के लिए खतरा साबित होता है तो मैं उससे निपट लूंगा। अगले दिन ब्रोकेड लबादा पहने एक युवा रईस का वेश धारण किए और तलवार के बड़े और नपुंसक लियू के साथ लिन बेईफान एक हलचल भरे सराय में पहुंचा। फिर वह खिड़की के पास बैठे एक व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति अकेले शराब पी रहा था। बगल से देखने पर वह व्यक्ति सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वाला दिखाई दे रहा था तथा उसकी उम्र 80 या 90 वर्ष के आसपास लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन सामने से देखने पर पता चलता था कि उसकी त्वचा चिकनी थी, उस पर बहुत कम झुर्रियां थीं और उसकी आंखें तलवारों की तरह तेज और चमकदार थीं। वह सीधा बैठा था और उसकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। उनका शरीर बहुत हृष्ट-पुष्ट था, विशेषकर उनके हाथ जो असामान्य रूप से बड़े थे तथा खुरदरेपन से ढके हुए थे। वह साधारण कपड़े पहने हुए थे, एक देहाती ग्रामीण की तरह। मेज पर एक कृपाण रखी थी जो म्यान में बंद थी और नज़रों से छिपी हुई थी। यह आदमी ग्रैंडमास्टर लिन बेईफान था जिस पर नज़र रख रहा था। जैसे ही लिन बेईफान और उसके दो साथी पास आए, वह आदमी बिना ऊपर देखे खाना पीना जारी रखते हुए बोला, ये सीट ले ली गई है। कोई बात नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हें खोजने आया हूँ। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वह आदमी आश्चर्यचकित हुआ और आखिरकार उसने ऊपर देखा, 3 अजीब व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक, जो युवक उससे बात कर रहा था, लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, असाधारण रूप से सुंदर तथा उसके लक्षण इतने सुंदर थे कि वह उन सभी लोगों में अद्वितीय था जिन्हें उसने कभी देखा था। इसके अलावा उनमें एक अवर्णनीय कुलीनता थी जो स्पष्टतः एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। अन्य 2 बुजुर्ग व्यक्ति थे, दोनों ही कुछ मार्शल आर्ट जानते थे। उनमें से एक की आभा कोमल एवं सौम्य थी। दूसरा, हालांकि दिखने में साधारण था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन के अंत के करीब है, लेकिन उससे उसे खतरा महसूस हो रहा था। वह हैरान था क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उसे डरा सकें। समान शक्ति वाले साथियों के अलावा और कौन उसे चुनौती दे सकता था? क्या ये संभव है कि यह व्यक्ति ग्रैंड मास्टर भी था? इस विचार के साथ उन्होंने इस व्यक्ति पर अतिरिक्त ध्यान दिया। उसने देखा कि उस आदमी की पीठ पर तलवार का एक डिब्बा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलवार का डिब्बा निस्संदेह तलवार ले जाने के लिए था और इस तलवार से उसे खतरा महसूस हुआ। वह एक बार फिर चौंक गया। क्या उसकी तलवार सचमुच उसे खतरे में डाल सकती थी? पलक झपकते ही उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ गए। बिना सोचे समझे उसने बोल दिया, क्या तुम इस देश के ग्रैंडमास्टर तलवारधारी बुजुर्ग हो सकते हो? तुम्हारी पीठ पर जो तलवार है वह ग्रेट जिया की जुबानजिया दिव्य तलवार होगी, है न? और इतनी कम उम्र में एक ग्रैंडमास्टर के रक्षक के रूप में तुम ग्रेट जिया के सम्राट लिन बेईफान हो। लिन बेईफान मुस्कुराते हुए बैठ गए। वास्तव में मैं महान जिया का वर्तमान सम्राट हूँ। उसके हाथ की एक लहर से शाही गार्डों का एक समूह नीचे की ओर आया और सभी ग्राहकों को शराबखाने से बाहर निकाल दिया। ग्रैंडमास्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान तलवार चलाने वाले बुजुर्ग पर केंद्रित कर दिया। उसकी आंखें तीव्रता से भरी हुई थीं। मैंने बहुत समय से सुना है कि ग्रेट जिया के पास एक ग्रैंडमास्टर है जो तलवार चलाता है। आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही जीते हो। तुम्हारे पास हमारे लिए मैच खेलने का समय कब है? मैं किसी भी समय तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तलवार एल्डर ने लड़ाई की भावना से भरे हुए कहा। समान स्तर के किसी साथी से मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो झगड़ा न करना अफसोस की बात होगी। जब मैं कुछ छोटी मोटी बातों से निपट लूंगा और अपना मन साफ कर लूंगा तो मैं पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। ग्रैंडमास्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की। स्वॉर्ड एल्डर ने थोड़ा सिर हिलाया और लिन बेईफान के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। इस समय ये देखकर कि लिन बेईफान बैठा हुआ है और तलवारधारी बुजुर्ग खड़ा है, ग्रैंडमास्टर को कुछ असंतोष महसूस हुआ। उनके मन में एक ग्रैंडमास्टर को हमेशा दूसरों से ऊपर रहना चाहिए और यहाँ तक कि एक सम्राट के अधीन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यदि वह स्वयं साम्राज्य सम्राट भी हो तो भी ग्रैंडमास्टर को सीट का अधिकार होगा। इस पर ग्रैंडमास्टर ने पास की एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ एक जगह है, आप क्यों नहीं बैठते? तलवारधारी बुजुर्ग ने उत्तर दिया, जब गुरु बैठा है तो शिष्य कैसे बैठ सकता है? गुरु, शिष्य। ग्रैंडमास्टर ने तलवार के बड़े आदमी की ओर देखा और फिर लिन बेईफान की ओर। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम कहते हो कि वह तुम्हारा गुरु है? वह स्पष्ट रूप से एक युवा व्यक्ति है जो मुर्गे को मारने में असमर्थ है। उसे तुम्हें सिखाने का क्या अधिकार है? शायद तुम इस बूढ़े आदमी को हंसाने की कोशिश कर रहे हो। तलवारबाज ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे गुरु मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तलवार के बारे में उनकी समझ आम लोगों से कहीं ज्यादा है, साथ ही मार्शल आर्ट के बारे में भी उनकी समझ बहुत ज्यादा है। मेरे गुरु के मार्गदर्शन के बिना मैं कभी भी ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल नहीं कर पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ग्रैंड मास्टर बहुत हैरान हुए। मुस्कुराते हुए लिन बेईफान को देखकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। क्या वाकई उनमें ऐसी क्षमता है? मुझे यकीन नहीं होता। तलवार बुजुर्ग ने उसके साथ बहस नहीं की। वह ऐसी परिस्थितियों का सामना कई बार कर चुका था और हर बार उसे समझाते समझाते वह थक गया था। हालांकि स्वॉर्ड एल्डर्स के मौन व्यवहार को देखकर ग्रैंड मास्टर को कुछ हद तक विश्वास होने लगा। आखिरकार ऐसी बकवास फैलाना शर्मनाक होगा। कोई भी ग्रैंड मास्टर ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह सच ना हो। तो ग्रैंड मास्टर लिन बेईफान महान जिया सम्राट के बारे में उत्सुक हो गया। तलवार एल्डर ने कहा कि आप उसके गुरु हैं। आपने उसे क्या सिखाया है? मैंने उसे सब कुछ सिखाया है। जो कुछ भी मैं जानता हूँ मैंने उसे सिखाया है, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम क्या जानते हो? ग्रैंड मास्टर ने पूछना जारी रखा। मुझे हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लिन बेईफान ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतना अहंकार! ग्रैंड मास्टर ने लिन बेईफान को तिरस्कार से देखा। यहाँ सब कुछ शब्द ही मुख्य है। यहाँ तक कि वह एक ग्रैंड मास्टर भी ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना कम उम्र का व्यक्ति ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता है? ठीक है, चूंकि आप हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा करते हैं और तलवार के बड़े कहते हैं कि तलवार के बारे में आपकी समझ आम लोगों से कहीं ज़्यादा है, तो क्यों न हम तलवारों के बारे में चर्चा करें। आइए देखें कि क्या आपके पास वाकई क्षमता है या आप सिर्फ अहंकारी अज्ञानी हैं, ग्रैंड मास्टर ने चुनौती दी। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले भी तलवारबाजी के बारे में बहुत बात की है, क्यों न हम इसके बजाय कृपाण के बारे में बात करें। लिन बेईफान पर ग्रैंड मास्टर की नज़र अचानक बदल गई। अब उसमें थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ था। ये जानते हुए कि उन्होंने कृपाण का प्रयोग किया था, फिर भी कृपाणों पर चर्चा करना चाहते थे। ये स्पष्टतः उकसावे की कार्रवाई थी। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 135/265 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 199.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 199.2 एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 199.2 ठीक है, चलो अभी कृपाणों पर चर्चा करते हैं। ग्रैंड मास्टर ने अपनी कृपाण लिन बेईफान के सामने रखते हुए छिपे हुए गुस्से से पूछा। अब मुझे बताओ, इस कृपाण के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? लिन बेईफान ने इसे देखा और अपना सिर हिलाया। ये कृपाण काफ़ी साधारण है, देखने लायक नहीं है। ग्रैंड मास्टर क्रोधित हो गए। इस कृपाण को साधारण कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कृपाण दुनिया भर से एकत्र की गई विभिन्न कीमती सामग्रियों से बनाई गई थी और कई मास्टर ब्लेड स्मिथ की मदद से इस बेजोड़ ब्लेड को बनाने में 39 दिन लगे थे। कृपाण सिर्फ कृपाण है और व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति है। कृपाण चाहे कितनी भी अच्छी या धारदार क्यों ना हो, अगर वह किसी आम व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वह अपनी रत्ती भर भी शक्ति नहीं दिखा पाएगी। दूसरी ओर अगर एक साधारण कृपाण किसी सच्चे विशेषज्ञ के हाथ में पड़ जाए तो चाहे वह कितनी भी साधारण या साधारण क्यों न हो, वह एक बेजोड़ तलवार बन जाती है। ग्रैंड मास्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सही है, मैं ऐसे ही एक कृपाण के बारे में जानता हूँ। लिन बेईफान ने इत्मीनान से कहा। ये कृपाण एक झांक से भी कम लंबी और आधी झांक चौड़ी है, जो साधारण स्टील से बनी है, बहुत आम। लेकिन ये कृपाण बेहद तेज है और बहुत सटीक भी। एक बार वार करने के बाद पलक झपकते ही यह एक व्यक्ति को 8 टुकड़ों में काट सकता है, टेंडन या मेरिडियन को नुकसान पहुंचाए बिना मांस को हड्डी से अलग कर सकता है। एक भी विवरण नहीं छूटता, ठीक वैसे ही जैसे एक कसाई कुशलता से मांस को काटता है। ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया, पूरी तरह से आश्वस्त। वह व्यक्ति अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होगा। एक ऐसा कृपाण प्रहार जो किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वह व्यक्ति और कृपाण की पौराणिक एकता तक पहुंच गया होगा। ये किस प्रकार की कृपाण है और इसे कौन चलाता है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ एक साधारण रसोई का चाकू है और इसे चलाने वाला व्यक्ति एक रसोइया है। TLN कृपाण चाकू, एक धार वाला ब्लेड। ग्रैंड मास्टर दंग रह गए। एक साधारण रसोई का चाकू, एक रसोइया? हाँ, लिन बेईफान ने सिर हिलाया। वह व्यक्ति मूल रूप से सिर्फ एक रसोइया था जो छोटी उम्र से ही रसोई में चाकू का इस्तेमाल करता था। वह 20 साल से दिन रात पशुओं का वध करता है, इसलिए वह रसोई के चाकू से बहुत पहले ही परिचित हो चुका है। उसने चाकू चलाने की कोई खास तकनीक नहीं सीखी, लेकिन उसे पता है कि इसे कैसे चलाना है, कैसे जल्दी से किसी विरोधी को मारना है। इसलिए जब उसने गलती से मार्शल आर्ट कौशल हासिल कर लिया तो उसने तुरंत क्षय को जादू में बदल दिया, एक अद्वितीय गुरु बन गया। और उसके हाथ में वह साधारण रसोई का चाकू भी नदियों और झीलों में एक अद्वितीय दिव्य हथियार बन गया। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। ग्रैंड मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चाकू तो एक साधारण रसोई का चाकू था और चाकू का मास्टर तो एक साधारण रसोइया था।
खाना पकाने और पशुओं का वध करने के लिए चाकू का उपयोग करने के दशकों बाद वह रसोई के चाकू के साथ एक हो गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने कभी कोई विशेष चाकू चलाने की तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन वह जानता था कि चाकू का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे उससे प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार दिया जाता है। एक बार जब उन्हें मार्शल आर्ट का कौशल प्राप्त हो गया तो वे एक अद्वितीय गुरु बन गए। उसका चाकू एक अद्वितीय दिव्य हथियार बन गया था। उसे लगा जैसे लिन बेइफान ने कुछ नहीं कहा था फिर भी बहुत कुछ कह दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे सिखाया जा रहा था कि कृपाण के साथ अभ्यास कैसे किया जाए, साथ ही व्यक्ति और कृपाण की एकता प्राप्त करने के लिए कृपाण तकनीकों को कैसे त्यागा जाए। यह स्पष्ट और धुंधला था, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो लिन बेइफान की ओर उसकी नज़र बदल गई थी। इस युवक को कृपाण की वास्तविक समझ थी। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी कृपाण की तुलना उसकी कृपाण से कैसे की जा सकती है? खांसी कोई कह सकता है कि हम बराबरी पर हैं, क्योंकि मैं भी व्यक्ति और तलवार की एकता तक पहुंच गया हूं। उसने कुछ अस्वाभाविक ढंग से कहा, वास्तव में खुद को कुछ ज्यादा ही श्रेय देते हुए। यद्यपि दोनों की कुशलता एक समान थी, लेकिन यदि मुकाबला हुआ तो वह संभवतः एक दूसरे के सामने टिक नहीं पाएंगे। व्यक्ति और कृपाण की उनकी एकता विभिन्न कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने और कृपाण पथ के विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव करने के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कृपाण के साथ अभ्यास करते हुए अन्य मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण लिया था, जो काफी मिश्रित था। इससे उनके कौशल का स्तर कुछ हद तक अशुद्ध हो गया, न कि रसोइयों जितना शुद्ध। दूसरा व्यक्ति तलवार या चाकू की तकनीक या अन्य मार्शल आर्ट सीखे बिना खाना पकाने के माध्यम से परम क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो बहुत शुद्ध था। मार्शल आर्ट में इसका मतलब अधिक सीखना नहीं बल्कि कभी कभी अधिक शुद्ध होना होता है। केवल पवित्रता ही उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। लिन बेइफान ने दूसरे के दिखावे को समझ लिया और उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आगे कहा, मैं एक और चाकू के बारे में भी जानता हूँ। कृपया मुझे बताओ। ग्रैंडमास्टर गंभीर हो गया। ये चाकू भी साधारण है, सामान्य स्टील से बना है, 2 इंच से भी कम लंबा और 1 इंच से भी कम चौड़ा है, फिर भी छोटा चाकू है, लेकिन इसके वार से गला पक्का हो जाता है और सिर्फ मौत बचती है। ये कैसा चाकू है? क्या ये व्यक्ति भी व्यक्ति और चाकू की एकता तक पहुंच गया है? ग्रैंडमास्टर ने हैरान होकर पूछा। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया, उसके चाकू में कोई क्षेत्र या फैंसी तकनीक नहीं है। इसकी केवल एक विशेषता है, गति और चरम सीमा तक गति। इससे पहले कि वह अपना चाकू निकाले, आप उसे आते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जब तक आप चाकू को नोटिस करते हैं, तब तक वह आपकी जान लेने के लिए आपके गले पर चढ़ चुका होता है। ग्रैंडमास्टर और भी हैरान हो गया, ये किस तरह का चाकू है? क्या ये सिर्फ तेज है? मेरी कृपाण भी तेज है, लेकिन इसमें वह ताकत नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कृपाण पर्याप्त तेज नहीं है। जब आपकी कृपाण एक निश्चित गति तक पहुंच जाती है तो स्तर के सभी भेद और तलवारबाजी की सभी तकनीकें अप्रभावी हो जाती हैं। जैसा कि कहा जाता है, मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी किला अभेद्य नहीं है, केवल गति ही अजेय है। मार्शल आर्ट का सार यही है, या तो चरम शक्ति का पीछा करो या परम गति का पीछा करो। और उसका चाकू ये परम गति का पीछा करता है। जब वह बाकी सब कुछ त्याग देता है और अपनी सारी ऊर्जा और उत्साह को उस एक प्रहार में लगा देता है, तो उसका प्रहार अजेय हो जाता है। TLN लियाम सेरा बैनफील्ड। आप देखिए, ये दृढ़ विश्वास का चाकू है, एक ऐसा चाकू जो बहादुरी से आगे बढ़ता है, एक ऐसी तलवार जो मौत के सामने भी चमकती है। ब्लेड को इस समझ के साथ खींचा जाता है कि या तो तुम मरो या मैं नष्ट हो जाऊं, किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सबसे क्रूर चाकू है, और यह सबसे अनसुलझा चाकू है। ये सुनकर ग्रैंडमास्टर को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में ऐसी अद्भुत और आश्चर्यजनक कृपाण तकनीक मौजूद है। एक ऐसा कृपाण जो परम गति की खोज में सभी स्तरों के कौशल, सभी तकनीकों को एक तरफ रख देता है। एक तलवार इस समझ के साथ खींची गई है कि या तो तुम मरो या मैं नष्ट हो जाऊंगा। सबसे निर्दयी, सबसे अनसुलझा और सबसे अजेय कृपाण। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे लगा कि अब तक सीखी गई सभी तलवारबाजी की तकनीकें उसकी तुलना में फीकी पड़ गईं। ये कैसी तलवार है? वह मन ही मन बुदबुदाया। यह जियाओलिस का उड़ता खंजर है। URL। लिन बेइफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जियोली का उड़ता खंजर कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता। बहुत बढ़िया चाकू, क्या कमाल का जियाओलिस का उड़ता खंजर है, ये कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता। ग्रैंडमास्टर उत्साहित हो गए, इस कृपाण के सामने दुनिया की सभी कृपाणें फीकी पड़ जाएंगी। मैं वाकई इस सीनियर से मिलना चाहता हूं और उसके हाथ में उड़ता खंजर देखना चाहता हूं। मैं भी सचमुच इसे देखना चाहता हूं। तलवारबाज ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या सचमुच ऐसी कोई तलवार है? उसके बगल में बैठे ग्रैंडमास्टर ने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। लिन बेइफान ने सिर हिलाया, हाँ है। शायद भविष्य में आपको उनसे मिलने का अवसर मिले। वह मन ही मन हंसा और सोचने लगा, क्या वह व्यक्ति तुम्हारा स्वामी नहीं है, अर्थात मैं। आपको उनसे मिलने का मौका अवश्य मिलेगा। हर कोई इसके लिए तरसने लगा।
इस समय लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि जियोली के फ्लाइंग डैगर को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? मैं नहीं जानता हूं कि ग्रैंडमास्टर ने अपना सिर हिलाया। ऐसी स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली दिव्य तकनीक आमतौर पर गुप्त रखी जाती है और बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं की जाती है। मुझे डर है कि उस वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं पता। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। दरअसल मुझे पता है। तुम्हें पता है? कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 136/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 200.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 200.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 200.1। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली ऐसी दिव्य ब्लेड तकनीक आमतौर पर छिपी रहती है और बाकी लोगों को नहीं दी जाती। उनका सम्राट तो एक साधारण सम्राट था जिसने कभी कोई युद्ध कला नहीं सीखी थी, नहीं वह कभी किसी गुरु से मिला था। वह कैसे जान सकता था कि ऐसे दिव्य कौशल को कैसे विकसित किया जाए? सचमुच मुझे पता है। मुझे तुम्हें धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन बेईफान हंसा। लिन बेईफान के गंभीर भाव को देखकर सभी को उस पर कुछ हद तक विश्वास हो गया। ग्रैंडमास्टर का दिल गर्म हो गया और उसने उत्सुकता से पूछा, महामहिम जियाओली की फ्लाइंग डैगर ट्रेनिंग कैसी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दरअसल ये बहुत सरल है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको आंकड़े उकेरने के लिए बस एक छोटे चाकू का उपयोग करने की आवश्यकता है। छोटे चाकू से आकृतियां उकेरना। हर कोई हैरान था। वास्तव में ठीक इसी तरह से जियाओली की फ्लाइंग डैगर में महारत हासिल की गई थी। मैं आपको बता दूं, अक्सर एक छोटे चाकू से आकृतियां उकेरने के कई फायदे हैं। लिन बेईफान ने उंगली उठाई। सबसे पहले, नियमित नक्काशी आपके हाथों को संवेदनशील और स्थिर रखती है। आपकी चालें तेज, सटीक और निर्दयी होंगी। जब तक दूसरे लोग प्रतिक्रिया करते हैं, तब तक चाकू पहले से ही उनके सामने होता है। ये बात तो सही है। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा, लिन बेईफान ने 2 उंगलियां उठाईं। चूंकि आप अक्सर आकृतियां बनाते हैं, इसलिए आप मानव शरीर रचना से बहुत परिचित हो गए हैं। प्रत्येक प्रहार नक्काशी की तरह है, ये जानते हुए कि कहाँ और कितना बल प्रयोग करना है। बहुत बढ़िया कहा। सभी ने फिर सिर हिलाया। तीसरा, लिन बेईफान ने 3 उंगलियां उठाईं। आकृतियां तराशने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नियमित नक्काशी करने से ध्यान केंद्रित करने और स्पष्ट, सुव्यवस्थित मन बनाए रखने में मदद मिलती है। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति अपने चरम पर होता है, शरीर की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होता है और शक्ति के सबसे भयानक शिखर को उजागर करता है। अगर आप हमला नहीं करते हैं तो आप स्थिर रहते हैं, लेकिन एक बार जब आप हमला करते हैं तो पूरी ताकत से पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। एक पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जबकि दूसरा बिना तैयारी के और घबराया हुआ है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ये कितना सच है? ग्रैंडमास्टर ने ताली बजाई और दिल खोलकर हंसे। बिना किसी रोक टोक के पूरी ताकत से किया गया वार अजेय है। जियोलिस का फ्लाइंग डैगर वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मैंने आज कुछ सीखा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे जानना एक बात है, लेकिन इसे सीखना अभी भी आसान नहीं है। विधि सरल है, फिर भी कई लोग अभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। सच है, ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। ग्रैंडमास्टर ने गहरी समझ के साथ सिर हिलाया। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा आकर्षक चालें चलता था। जितना ज्यादा डरावना, उतना ही अच्छा। मैं सबसे मजबूत तलवार की तकनीक सीखना चाहता था, बिना यह एहसास किए कि मैं ज़रूरी चीज़ों से चूक रहा हूँ। जब तक मुझे समझ में आया, मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका था, इतना समय बर्बाद कर चुका था। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, कौशल जितना असाधारण होता है, अक्सर उतनी ही सरल प्रशिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। मुख्य बात है दृढ़ता। पहले रसोई के चाकू की तरह इसे 20 साल तक रोजाना काटने और काटने से धार मिली थी। इस तरह इसे परिपूर्ण बनाया गया और जियाओली के उड़ते खंजर को भी दिन प्रतिदिन नक्काशी के माध्यम से निपुणता प्राप्त हुई, जिससे उसमें निपुणता आ गई। हर चीज़ ईमानदारी से डरती है। जब तक आप सबसे सरल काम भी दोहराते रहेंगे, आपको अंततः पुरस्कार मिलेंगे। जहाँ तक उन तकनीकों और क्षेत्रों की बात है, वे सभी सिर्फ भड़कीले टोटके हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन असल में बेकार हैं। चाकू तो चाकू है, मारने का औजार है। क्या अपने प्रतिद्वंद्वी को सबसे आसान और तेज तरीके से मार पाना ही काफ़ी नहीं है? बहुत बढ़िया कहा। ग्रैंडमास्टर ने उत्साह से अपनी जांघ थपथपाए। इसके बाद लिन बेईफान और ग्रैंडमास्टर ने चाकू की कला का गहन अध्ययन जारी रखा। पहले तो ग्रैंडमास्टर लिन बेईफान की चर्चा को समझ पाए।
हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन बेइफान बोलता रहा और ग्रैंड मास्टर सुनता रहा, क्योंकि वह बीच में बोलना नहीं जानता था। उसे डर था कि बोलने से उसकी अज्ञानता उजागर हो जाएगी। वह एक सम्मानित कृपाण ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी वह एक ऐसे युवक से मुकाबला नहीं कर सकते थे जो कृपाण में भी विशेषज्ञ नहीं था। अगर यह बात बाहर आ गई तो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। इस बिंदु पर अधिक ज्ञान के साथ अधिक प्रश्न भी आए, लेकिन हर बार दूसरा पक्ष केवल संक्षेप में ही विषय पर बात करता था, जिससे वह अपना सिर खुजाता रह जाता था और उस विषय पर सोचना बंद नहीं कर पाता था। वह पूछना तो चाहता था, लेकिन उसका युवा चेहरा देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। उस समय उसे अपने बगल में खड़े तलवारधारी बुजुर्ग से थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, जो लगातार सवाल पूछ रहा था, क्योंकि एक शिष्य के लिए अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वाभाविक था। लेकिन वह एक बूढ़े ग्रैंड मास्टर थे, अपने अहंकार के बोझ तले दबे हुए थे और उनके लिए पूछना मुश्किल हो रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर को चुप और थका हुआ देखकर लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सीनियर थक गए हैं। इसके अलावा इस लड़ाई और हत्या के बारे में बात करने का क्या मतलब है? ये निराशाजनक है। चलो इसके बजाय रोमांस के बारे में बात करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रैंड मास्टर की निगाहें उदास हो गईं। रोमांस में बात करने के लिए क्या है? क्या ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच की मामूली बातें नहीं हैं? वह आधी सदी से भी अधिक समय तक जीवित रहे थे और उन्होंने सब कुछ देखा था, लेकिन बहुत पहले ही वे उससे थक चुके थे। चलो लड़ाई और हत्या के बारे में बात करते रहें। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसका ग्रैंड मास्टर का अभिमान एक बार फिर टूट गया और वह इतना शर्मिंदा था कि कुछ भी कहने में असमर्थ था। एक तरफ खड़े होकर तलवारधारी बुजुर्ग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, लेकिन गुरुजी, आपके शिष्य को अभी भी मार्गदर्शन के लिए कुछ प्रश्न पूछने हैं। ग्रैंड मास्टर ने चुपके से सिर हिलाया। उसने प्रसन्नतापूर्वक सोचा, मार्गदर्शन मांगना अच्छी बात है, मैं भी सुन सकता हूँ। लिन बेइफान ने अपना हाथ बड़े प्यार से हिलाया, आपके जो भी सवाल हैं, हम वापस आते समय उन पर चर्चा कर सकते हैं। इस सम्मानित ग्रैंड मास्टर का मूड खराब न होने दें। ग्रैंड मास्टर ने खुद से कहा, मैं शापित हो जाऊंगा। हाँ गुरुजी। तलवार वाले बुजुर्ग को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने लिन बेइफान की ओर नाराजगी भरी नज़र से देखते हुए ऐसा किया। फिर उसने तलवारधारी बुजुर्ग की ओर ईर्ष्या और प्रशंसा के मिश्रित भाव से देखा। हाँ, मैं तो लगभग इस बारे में भूल ही गया था। लिन बेइफान ने अपने माथे पर थपकी दी, दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने पाया कि तुम्हारा व्यवहार असाधारण है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया था। ग्रैंड मास्टर ने गंभीरता से सिर झुकाया, मैं हान दाओशेंग हूँ। मैंने महामहिम को देखा है और मैंने साथ ही दाववादी तलवार बुजुर्ग को भी देखा है। तलवार एल्डर ने तुरंत इशारा वापस कर दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई, साथ ही दाववादी हान। लिन बेइफान आश्चर्यचकित था, वरिष्ठ, तो आप महान अजेय कृपाण भगवान हैं। यह एक पुराने जमाने का ग्रैंड मास्टर था जो कृपाण चलाने में कुशल था, इसलिए उसे अजेय कृपाण देवता की उपाधि दी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वे लगभग 40 साल पहले ही मार्शल दुनिया से सेवानिवृत्त हो चुके थे और नदियों और झीलों में उनका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता था। लिन बेइफान की दानव संप्रदाय के नेता के साथ अंतिम बातचीत में केवल संक्षिप्त रूप से ही उसका जिक्र हुआ था, इसलिए उसकी स्मृति धुंधली थी। मुझे वरिष्ठ कहना बहुत औपचारिक है, ग्रैंड मास्टर ने आत्मविश्वास की कमी के साथ कहा, हालांकि आप एक सम्राट हैं, लेकिन कृपाण के बारे में आपकी समझ मुझसे कम नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे को बराबरी से संबोधित करना चाहिए। ये कैसा रहेगा? चूंकि मैं बड़ा हूँ, आप मुझे बड़ा भाई कह सकते हैं और मैं आपको छोटा भाई कहूँगा, ये कैसा लगेगा? बोलने के बाद उसने लिन बेइफान को गौर से देखा। यदि वे एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करें तो इससे वे करीब आ जाएंगे, जिससे भविष्य में सलाह मांगना कम असहज हो जाएगा। मैं बहुत चालाक हूँ, हाँ हाँ, चेक। लेकिन लिन बेइफान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बिल्कुल उचित नहीं लगता। इसमें गलत क्या है? ग्रैंड मास्टर ने पूछा। देखना। लिन बेइफान ने तलवार के बड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे को साथी दाववादी कहकर संबोधित करते हैं, जो दर्शाता है कि आप सहकर्मी हैं। तलवार का बड़ा मेरा शिष्य है और अगर आप और मैं एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं तो क्या इससे वरिष्ठता गड़बड़ नहीं होगी? इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सभी नदियों और झीलों के बच्चे हैं, हमें ऐसी तुच्छ बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम सब अपने अपने तरीके से चलते रहें। ग्रैंड मास्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ठीक है बड़े भाई हान, लिन बेइफान ने पुकारा। छोटे भाई लिन, ग्रैंड मास्टर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। फिर दोनों ने अपने कप आपस में टकराए और जोर से हंस पड़े। लिन बेइफान खुश था क्योंकि अब वे एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित कर रहे थे, इसलिए भविष्य में उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर हान दाओशेंग खुश थे क्योंकि अब जब वे एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित कर रहे थे तो क्या लिन बेइफान भविष्य में ब्लेड के बारे में उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देंगे? हा, दोनों एक बार फिर दिल खोलकर हंस पड़े। बहुत खुश होकर लिन बेइफान ने एम्पायर सैंडबॉक्स में एक बवंडर उत्पन्न किया और उसे ग्रेट लुओ के क्षेत्र में फेंक दिया। महान लुओ सम्राट बैककोट। तारानकन तारानकन तारानकन।
फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 137/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 200.2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 200.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 200.2 हंसी के बाद लिन बेईफान ने चिंता से पूछा, वैसे बड़े भाई आप परेशान लग रहे हैं। क्या आपको कोई परेशान करने वाली बात का सामना करना पड़ा है? बोलो, शायद मैं इसे सुझाने में आपकी मदद कर सकूं। ग्रैंडमास्टर हान दाओशिंग ने एक गहरी सांस ली और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हर परिवार के पास पढ़ने के लिए अपना स्वयं का कठिन शास्त्र होता है। छोटे भाई, आप मुझे बाहर से शानदार दिख सकते हैं, लेकिन घर पर मैं चिंताओं से घिरा हुआ हूं, मुख्य रूप से मेरी बेटी के कारण। लिन बेईफान ने चिंता से कहा, यह मेरी भतीजी का मामला है। उसके चाचा होने के नाते मुझे और भी अधिक चिंतित होना चाहिए। हान दाओशिंग ने फिर से आह भरी, ये बेटी तब पैदा हुई जब मैं लगभग 70 साल का था। ये देर से मिला आशीर्वाद है, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर है कि यह मेरे मुंह में पिघल जाएगी और मेरे हाथों में टूट जाएगी। संक्षेप में, मैंने उसे हर चीज़ में सबसे अच्छा दिया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसने उसे बिगड़ल और जिद्दी बना दिया है, जो परेशानियां पैदा करना पसंद करती है। ये देखते हुए कि वह वयस्क हो गई है, मैंने उसके लिए शाही परिवार के एक सदस्य से विवाह की व्यवस्था कर दी। अगर वह शाही परिवार में शादी करती तो वह जीवन भर के लिए सुधर जाती, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती और उसने झगड़े शुरू कर दिए हैं। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मेरी यह भतीजी वाकई कमाल की है। उसका गुस्सा बहुत तेज है, तुम्हारे मेहनती अच्छे इरादों पर विचार किए बिना। क्या ये सच नहीं है? हान दाओशिंग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, बहुत अन्याय महसूस करते हुए। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती और तरह तरह की बातें करती रहती है। उसने अपने मंगेतर को भी डरा दिया। अब शादी टूट चुकी है और इस बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा गिर चुकी है। लिन बेईफान ने उसे सांत्वना दी, बड़े भाई, युवा लोगों के अपने विचार होते हैं, इसलिए आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। गुस्सा करना और अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। एक कहावत है, पुराने को बाहर करो, नए को अंदर लाओ। अगर बात बन जाती है तो हम उसे किसी दूसरे आदमी से मिलवा सकते हैं। कोई न कोई उपयुक्त व्यक्ति अवश्य मिलेगा। काश मेरी बेटी भी आपकी तरह समझदार होती, कितना अच्छा होता। हान दाओशिंग ने विलाप करते हुए कहा, मैं इतना क्रोधित था कि मैंने उसे उसके कार्यों पर विचार करने के लिए उसके कमरे में बंद कर दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसके दिल में पहले से ही कोई था। लिन बेईफान चौंक गई, क्या उसके दिल में पहले से ही कोई है? कौन है वो? हान दाओशिंग क्रोधित हो गया, ये बुरा आदमी जानना चाहता है कि वह कौन है। चुपचाप मेरी छोटी गोभी चुरा लेना अपमानजनक है। अभी मैं बस उसे ढूंढकर उसके पैर तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन चाहे मैं कितना भी पूछूं, वह बस जवाब नहीं देती और बहुत गुप्त रहती है। हालांकि युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार में पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी भतीजी की हरकतें वास्तव में अनुचित हैं। उसके पिता की भावनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही कारण है कि मैं ग्रेटजिया में आया हूँ। हान दाओशिंग ने कहा, मेरी बेटी ने पहले कभी इतनी दूर की यात्रा नहीं की है। अप्रत्यक्ष पूछताछ और विवेकपूर्ण पूछताछ के माध्यम से मुझे पता चला कि ग्रेटजिया में आने के बाद ही वह इस तरह बदल गई थी। इसलिए जिस चोर ने उसका दिल चुराया था वह ग्रेटजिया में ही होने की बहुत संभावना है। मैं यहाँ उस चोर को खोजने की उम्मीद में आया था जिसने उसका दिल चुराया था और कुछ राहत पाऊंगा। हमें उसे ढूंढना ही होगा और हम उसे भागने नहीं दे सकते। लिन बेईफान ने कहा, ठीक है छोटे भाई, आप महान जिया के सम्राट हैं। क्या आप मुझे उस व्यक्ति को खोजने में मदद कर सकते हैं? मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लिन बेईफान ने उसकी छाती थपथपाए और वादा किया, बड़े भाई, यह क्या है? इसे मुझ पर छोड़ दो, यह एक मामूली बात है। धन्यवाद छोटे भाई। हान दाओशिंग ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। लिन बेईफान के युवा और सुंदर चेहरे को देखकर और उसकी स्थिति और क्षमताओं के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसका छोटा भाई और उसकी बेटी एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी हो सकते हैं। क्या उसे उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाहिए? लेकिन जैसे ही यह विचार मन में आया, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। बहुत देर हो चुकी है। उसकी बेटी के दिल में तो पहले से ही कोई था। बेहतर था कि पहले उस चोर को ढूंढा जाए जिसने उसका दिल चुराया था। बड़े भाई, मुझे उस व्यक्ति का नाम और विशेषताएं बताओ और मैं निश्चित रूप से उसे आपके लिए ढूंढूंगा। लिन बेईफान बहुत आश्वस्त था। आखिरकार उसके पास एम्पायर सैंडबॉक्स था। जब तक वह व्यक्ति महान जिया साम्राज्य में था, उसे कैसे नहीं पाया जा सकता था।
हान दाओशिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सच बताऊं तो मुझे उसका नाम नहीं पता, न ही वह कैसा दिखता है और न ही कोई खासियत। चाहे मैं कितना भी पूछूं, मेरी बेटी जवाब नहीं देगी, और न ही नौकरानी। लिन बेईफान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, यह मुश्किल होगा। बिना किसी जानकारी के मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? ये वाकई मुश्किल है, लेकिन हमेशा कोई न कोई रास्ता ज़रूर होता है। हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हान दाओशिंग ने गर्व के साथ कहा, मैं उसे खोजने के लिए ग्रेजिया आया था। मेरी बेटी निश्चित रूप से अपने प्रिय की रक्षा के लिए चुपके से बाहर निकलने का विरोध नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने उस पर अपनी तलवार का निशान छोड़ दिया है, जिससे मुझे उसके ठिकाने का पता चल जाता है। हम उस चोर को खोजने में सक्षम होंगे जिसने उसका दिल चुरा लिया था। लिन बेईफान ने अंगूठा दिखाया, बड़े भाई, यह एक शानदार कदम है। मैं प्रभावित हूँ। ये कुछ भी नहीं है, मेरी चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हान दाओशिंग ने सिर झुकाया और हंसा। लेकिन फिर उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। रुको, क्या बात है बड़े भाई? लिन बेईफान ने हैरान होकर पूछा। मेरी बेटी पहले से ही यहाँ आ रही है। मैं तलवार की नीयत का निशान महसूस कर सकता हूँ। वह अब राजधानी शहर में है। वह और करीब आ रही है और उसकी गति बढ़ रही है। वह चोर जिसने उसका दिल चुराया है, वह आसपास ही होगा। ये बिना खोजे ही कुछ पाने जैसा है। हान दाओशिंग उत्साहित हो गया। सच में, ये बहुत बढ़िया है। लिन बेईफान रोमांचित था। चोर को पकड़ना कितना रोमांचक और मज़ेदार काम है। लिन बेईफान ने सोचा, उसे अवश्य इसमें शामिल होना चाहिए। चोर को पकड़ो और प्रेमी जोड़े को पकड़ो। इंतज़ार लंबा था, इसलिए ऊब चुके लिन बेईफान ने पूछा, वैसे मैं अभी भी अपनी भतीजी का नाम नहीं जानता। वह क्या है? उसका नाम हान चुचू है। चुचू का मतलब है नाजुक और आकर्षक। क्या यह अच्छा नाम नहीं है? लिन बेईफान। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 138/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।